जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में अपन लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्लास 9th की जो बुक है आपकी सीबीएसई की, उसमें चैप्टर नंबर 3 में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया गया। तो आज कुछ अपन बेसिक प्रिंसिपल और लॉज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इसलिए सब्र रखें, उस वीडियो को पूरा देखें और डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको लिंक भी जरूर दूंगा मैं, ताकि अगर आपको कुछ अदर टॉपिक्स पे भी अपनी कमांड करनी है तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अपन बात करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसा कि मैंने कह रखा है, इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी आनी जरूरी है। पहले लोग कहते थे कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश आनी जरूरी है, बट आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को ना ही इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। तो आपकी कमांड हिंदी और इंग्लिश दोनों पे होनी चाहिए। हिंदी आपकी मातृभाषा है, आपको ये चीज़ आनी जरूरी है। इंग्लिश तो आप सीख जाओगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। बात करते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स को हिंदी में बोलते हैं परमाणु और मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं अणु। तो इनकी शुरुआत करने से पहले अपन बात करते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ हुआ कैसे। देखो, जब अपन किसी चीज़ को डिवाइड करते रहेंगे, किसी भी मैटर को, किसी भी आप कह सकते हो सब्सटेंस को डिवाइड करते करते एक ऐसी फेज में आप पहुंच जाओगे जब उसका फर्दर डिवीजन होना पॉसिबल नहीं है। उसको इम्पॉसिबल कह देंगे अपन, कि अब इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये सबसे फाइन पार्टिकल इसका, दैट इज कॉल्ड एटम। उसको एटम मतलब परमाणु कहा गया था। जो आपके साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस, उन्होंने बताया था वर्ड एटम। आगे चलते हैं, साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। नाम था उनका एंटोनियो लेवोजियर नाम था, जिन्होंने बहुत ही शानदार लॉज दिए थे। उनका लॉ का नाम था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, ये दो तरह के लॉज से कंबाइन है। उसमें पहला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं, ये इन साइंटिस्ट की जिंदगी भर की मेहनत है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन चीज़ों को सीरियसली लें, ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट हो और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। जो बच्चा इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेगा तो डेफिनेटली आपको 10th क्लास में और आगे अगर आप लोग साइंस में डील करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसीलिए किसी की करी हुई मेहनत को, चाहे मैं मेहनत कर रहा हूँ चाहे आप करें, उसको सम्मान और रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। तो लेवोजियर और जोसेफ जो प्राउस थे, इन्होंने मिलके इन जो मेन लॉज थे इनके बारे में बताया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, जैसा कि नाम में डिवाइड है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। आ रही है बात समझ में? और मास और वेट में बहुत डिफरेंस है, वो भी आपको मैं क्लेरिफाई कर दूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, जैसा कि आपके बुक में एक्स और वाई कुछ सब्सटेंस के नाम दिए हुए, उनमें सिर्फ नेम दिए हुए, उनमें फॉर्मूलाज नहीं दिए हुए। तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। पहला फॉर्मूला जो है ये कॉपर सल्फेट है। वाई में जो फैला दिया है वो है सोडियम कार्बोनेट का। आगे चलोगे तो बेरियम क्लोराइड, इसके बाद सोडियम सल्फेट, ये है आपका लेड नाइट्रेट, यह सोडियम क्लोराइड। वो कहता है कि इनमें से किसी भी पेयर का, चाहे ये वाला पेयर, चाहे इस वाले पेयर, चाहे इस वाले पेयर को अगर आप मिक्स करोगे, वो केमिकली बता रहे हैं आपको रिएक्शन शो करके। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आपको इन केमिकल्स के फॉर्मूला डिराइव करना भी मैं जल्दी ही सिखा दूंगा। देखते हैं। तो वो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप मास को ना ही बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। अगर आपने कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट लिया है, जितना अमाउंट आपने किसी भी रिएक्शन में पहले लिया है, उतना ही आपको मास रिएक्शन के एंड होने पे मिलेगा। मतलब मास ना ही तो बनेगा किसी केमिकल रिएक्शन में और ना ही वो मास डिस्ट्रॉय होगा। इसीलिए ये जानकारी आपको पता होनी जरूरी है। तो अपन आगे की ओर बात कर लेते हैं इसके अंदर, कि भाई जब मास अपन जनरेट नहीं कर पा रहे, मास अपन जब डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें एक कॉमन सी बात ये है। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो अपने डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपने पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड, जो कि घर में यूज करने वाला नमक है, उसको मिला दिया। मन कर गया शिकंजी पीने का आपका। तो आपने सपोज करिए, मैं ग्राम की बात करता हूँ, 200 ग्राम पानी लिया और सोडियम क्लोराइड कुछ मिलाया, उसका रेशियो था 10 ग्राम। तो आपको जो लास्ट में आउटपुट मिलेगा, पानी में नमक मिक्स हुआ मिलेगा, तो वो 210 ग्राम ही होगा। इससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ना ही मैंने मास को बनाया पूरा और ना ही मास डिस्ट्रॉय हुआ है किसी भी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रोपोर्शन की बात कर लेता हूँ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर
पहला मैंने पढ़ लिया है कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। दूसरा बात कर लेता हूँ लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, इसको आप लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। और लॉ ऑफ कांस्टेंट के बारे में बात, कांस्टेंट मतलब फिक्स। देखिए वो कहता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि अगर पानी, जिसको अपन H2O कहते हैं, पानी अगर आप किसी भी सोर्स से ले लो, चाहे इंडिया से लो, चाहे अमेरिका से लो, चाहे इजराइल से लो, पाकिस्तान का पानी तो हम पीते भी नहीं है, धिक्कार उनका उस ऐसी कंट्री के ऊपर। तो आप देखिए, आप पानी कहीं से भी लिए, चाहे पॉन्ड से ले लीजिए, ओशन से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, तो आपको बेसिक सी बात है H2O का फॉर्मूला यही मिलने वाला है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 ही एटम मिलने वाला है। और इनके जो मास का रेशियो है वैसे 216 होता है, बट अगर इसको आप फर्दर सोल्व करते हो तो 1:8 में ही आपको इसके जो एटम्स है उनका मास रेशियो मिलेगा। अमोनिया गैस की बात कर, कहीं से भी अमोनिया गैस बना लीजिए, चाहे पिक कर लीजिए, आपको 14:3 मिलेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन, सर ये मास रेशियो कैसे निकाला? थोड़ा सब्र बना के रखें, अपन मास निकालना भी सीख लेंगे बहुत जल्दी। तो एक चीज आपने देखी, किसी भी केमिकल सब्सटेंस, ये वर्ड यहाँ पर भूलना नहीं आपको, किसी भी केमिकल सब्सटेंस, किसी भी रासायनिक यौगिक है, केमिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस में और किसी एलिमेंट्स के अंदर, आपके जो केमिकल सब्सटेंस है किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो हमेशा एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में ही होंगे, एक फिक्स रेशियो ही होगा उनका। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो लॉ ऑफ केमिकल जो कॉम्बिनेशन था उसमें मैंने 2 आपको लॉ समझा दिए हैं, एक है कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में और दूसरा कहलाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब इन्हीं लॉ के बेस के ऊपर हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सर जॉन डाल्टन। तो उन्होंने अपनी कोई थ्योरी प्रतिपादित की थी, अपनी एक थ्योरी दी थी, तो वो अपन को जान लेनी बहुत जरूरी है ताकि अपन उसके बारे में समझ सकें। तो इनको फेमसली कहा जाता है जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इन्होंने अपनी परमाणु के ऊपर एक बहुत अच्छी थ्योरी दी थी इन्हीं लॉस के बेस के ऊपर। तो उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं अभी। देखो डाल्टन ने क्या कहा था, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, जो परमाणु के ऊपर इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी, पहला पॉइंट वो कहलाता है कि जितने भी दुनिया के अंदर मैटर है, जितने भी दुनिया के अंदर मैटर है, वो सारे के सारे टाइनी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को बोलते हैं एटम्स, मतलब परमाणु कहलाते हैं ये सारे के सारे जो टाइनी पार्टिकल, क्योंकि इनका डिवीजन पॉसिबल नहीं है फर्दर। सेकंड पॉइंट इनकी जो थ्योरी है वो कहलाती है कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु हैं आपके, वो अनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इनको ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही तो आप इनको फर्दर डिवाइड करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये बात कही थी डाल्टन ने अपने दूसरे पॉइंट में। बट ये पॉइंट किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात में है। थर्ड पॉइंट की बात मैं कर लेता हूं कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट, सपोज मैं कहता हूं आपने ले लिया Fe जो कि आयरन होता है, Au मतलब जो गोल्ड होता है, Ag जो कि चांदी है। ये बेटा केमिकल सिंबल्स हैं, आपको बताऊंगा आगे में। तो किसी भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। किसके अंदर? अपने आप बात कर लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके और मास को लेके, मतलब इनकी जो मास होगा और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उसमें वो सारे सेम रहेंगे। चौथे पॉइंट की मैं बात आपके साथ कर लेता हूँ। फोर्थ पॉइंट कहलाता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स ऑब्वियसली बात है डिफरेंट, सेम के सेम, डिफरेंट के डिफरेंट। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके डिफरेंट मासेस होंगे और उनकी डिफरेंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ये बात डाल्टन ने बहुत अच्छे से प्रूव करी थी। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। आयरन का है तो आयरन के मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। सोने का है तो सोने की जो, मतलब सेम एलिमेंट के जो मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने वाली है, डिफरेंट के डिफरेंट होने वाली है। पांचवें पॉइंट की बात कर लेता हूं कि एटम जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, एक सिंपल रेशियो में होल नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या होल नंबर्स में ही डिफाइन होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर।
जैसे मैंने बोला H2O, NaCl, अभी मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड, तो ये सारे होल नंबर है। कोई ऐसा नहीं कि आधा एटम आ गया है, 1/4 एटम वगैरह, ये पॉसिबल फ्रैक्शंस पॉसिबल नहीं है, सब कुछ होल नंबर में होता है। और 6 पॉइंट की बात कर लेता हूं कि जो रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं वो किसी भी कंपाउंड में क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, उनमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। जैसा वो कंपाउंड मिला है, जैसा वो कंपाउंड होता है, जैसी वो टेंडेंसी है, आपको कांस्टेंटली ही मिलेंगे, इसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हो। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने डाल्टन की थ्योरी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कशन किया है। फिर भी आपकी किसी भी तरह के डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अदरवाइज मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप 9672672176 पे आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।